मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सामाजिक विज्ञान का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा और इसका जो लिंक है अपने क्लासमेट पर फटाफट शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। डियर स्टूडेंट्स, शामिल किए गए जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो होगा आप लोग के प्री बोर्ड में उसके साथ ही साथ जो अर्धवार्षिक आप पेपर देंगे देखने को यहाँ से पेपर प्रश्न जरूर मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो इससे नुकसान आप ही को होने वाला है। तो पहला हम लोग का प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। देखिए से यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क की बात होती है। देखिए जर्मनी के अगर बात की जाए एकीकरण में तो लेखकों और साहित्यकारों ने अपना, और किसी भी देश के लिए देखा जाए तो वहाँ के लेखक और साहित्यकार भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राष्ट्रीय भावना के लिए। लेकिन अगर देखा जाए जर्मनी के एकीकरण में तो बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में ही जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण का जो काम था वो पूरा हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर। जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। प्रश्न को ध्यान सुनिए, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, जब बात होगी जर्मनी के एकीकरण की तो यहाँ पर देखिए 18 जनवरी 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम जो था उसका राज्याभिषेक कर दिया गया और जर्मनी के सम्राट के रूप में, प्रथम सम्राट के रूप में घोषित कर दिया गया। क्या नाम था उनका, विलियम प्रथम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न संख्या 2 है। प्रिय विद्यार्थियों में पहले देखिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे हम लोग सामाजिक विज्ञान वाले विषय पर, और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्लास 10th में मेरा एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था जिसका नाम था शुभम विश्वकर्मा, और वो समझ लीजिए कि यूपी बोर्ड के टॉपरों की लिस्ट में था वो क्लास 10th में देखा जाए तो। लेकिन तो क्या हुआ कि उसका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर था उसने सोशल साइंस ने उसका विषय पूरा गिरा दिया। मैथमेटिक्स में आप लोग को यकीन नहीं होगा 95-98 तक वो नंबर लाया हुआ था, साइंस में अच्छा खासा नंबर, लेकिन वो जो सोशल साइंस था उसमें उसका कितना रह गया, 75 लमसम था। तो समझ लीजिए उसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज वो गिरा दिया, नहीं तो बहुत बेहतर उसका परसेंटेज था। तो डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है सभी विषय अपने आप में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर और रेगुलरली स्टडी करते रहिए। आपको इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट के, तो नियमित तौर पर स्टडी करिए और कोई अपना सुझाव है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। देखिए बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस यहाँ पर असहयोग आंदोलन, तो ब्रिटिश सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग न करना ही असहयोग आंदोलन था। देखिए गांधी जी का कहना था कि भारत से केवल अंग्रेजों को और उनके राज्य को हटाने से भारत को अपनी सच्ची सभ्यता का स्वराज नहीं मिलेगा। ये इनका देखिए कथन था, हम अंग्रेजों को हटा दें और उन्हीं की सभ्यता और उन्हीं के आदर्श को स्वीकार करें तो हमारा उद्धार नहीं होगा, हमें अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। ये उनका कथन था। हिंदू स्वराज में इस बात का जिक्र किया गया। तो असहयोग आंदोलन में इस बात का किया कि नहीं, किसी को आप अगर तिरस्कार कर रहे हैं, आप उसको छोड़ रहे हैं तो उसकी सभी चीज़ें, जितनी भी उसकी चीज़ें हैं, मतलब अगर देखा जाए तो उनको भी छोड़ना है हम लोग को। जैसे कहा गया पूरब वाले हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। देखिए पश्चिमी जो सभ्यता है उसको, वह पश्चिमी सभ्यता जो हमारे ऊपर कितनी ज़्यादा हावी हो रही है, इसके बारे में उन्होंने कहना था उनका कि आगे चल के बहुत बड़े पैमाने प्रभावित करेगा ना। हम अंग्रेजों को हटा दें और उन्हीं की सभ्यता को फिर से ग्रहण कर लें तो फिर देखा जाए तो क्या है, फिर भी हम लोग देखा जाए तो उनके कहीं ना कहीं से गुलामी ही कर रहे हैं। ये उनका मानना था। हमें खुद की मतलब बातें करनी है, हम लोग खुद की चीज़ों पर करना है, तो हमें अपनी आत्मा को बचाना है। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तभी हम लोग का कहा जाएगा सही मायनों में हम लोग को स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, ये गांधी जी का अपने आप में कहना था। भाई बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे तो उनकी विचारधाराएं भी क्या होंगी, बहुत ही आदर्शवादी थी। ठीक है, तो गांधी जी की जो विचारधाराएं थी वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न संख्या 4। यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानियाँ होंगी, 2 तर्क दीजिए। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो भी सत्ता रहती है नहीं रहती है, देखिए इस समय कितना ज़्यादा माहौल गड़बड़ है, धर्मों को लेकर बहुत तरीके से हो रहे। तो लोग कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं कि अगर आम जनता के बीच में आप बैठते हैं, 2 से 4 लोग जब आप बैठते हैं तो उसमें बातें निकल कर आती है कि हाँ ये धर्म की बातें ऐसे कर रहे हैं, उस धर्म का ज़्यादा बोलबाला है, हम लोग का नहीं कोई सुन रहा है, उनका ज़्यादा हो रहा है, इनका कम सुन रहा है, इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। तो बातें जब होती हैं डिस्टेंस, देखिए सत्तारूढ़ दल जो होता है धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे बहुत सी हानियाँ हैं। 1-2 हानियाँ नहीं है। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो हानियाँ हैं उन पर बात करते हैं, कुछ अपने तर्क वितर्क रखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगर धर्म के बारे में बात करें तो जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करेंगे आप, अगर मुझे कहना होगा कि धर्म क्या होता है तो कहा जाता है देखिए मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। देखिए धर्म की परिभाषा जो बहुत ही कठिन है,
धर्म एक शाश्वत और पवित्र राजनीति ही है। इसमें सांस्कृतिक सद्भाव, संस्कार और सार्वभौमिकता होता है, जबकि राजनीतिक दल जो सत्ता में आते हैं, जिसे अपना सत्तारूढ़ दल कहते हैं, यह एक व्यापार है और जहाँ व्यापार है वहाँ भ्रष्टाचार है। जहाँ धर्म की यह सब बातें नहीं होती, सत्तारूढ़ दल अगर धार्मिक आधार पर शासन करना चाहती है, देखिए धार्मिक आधार पर अगर जब शासन करना चाहेगी तो जाहिर सी बात है वो फिर क्या करेगी, उसके अंदर सेवा भाव की भावना खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार की चीज़ें पैदा होंगी, ठीक है। और उसके साथ ही साथ क्या होगा, साम्प्रदायिकता को वो जन्म देंगी। तो ऐसे बहुत सी विचारधाराएं होंगी, ऐसे बहुत से लोगों के अंदर निगेटिविटी पैदा करेंगी जो कि वो सही नहीं होंगी। और अनेकता में एकता की जहाँ हम लोग बात करते हैं, विविधता में एकता की बात करते हैं, जहाँ हम लोग जहाँ पर सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, अगर वहाँ पर ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी तब तो समझ लीजिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक की बात होती है, ठीक है। तो सत्तारूढ़ दल अगर धर्म को शासन का आधार मानने लगे तो समझ लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा पीछे की ओर जा रहा है। कोई भी जो सत्तारूढ़ दल होगा या उस शासन को या उस देश को, उस राष्ट्र को बहुत ही नुकसान है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों से जितना ज़्यादा लोग निजात पा सके तो वही बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वें प्रश्न को। और आज के सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी के बारे में लोग को बात करना है। देखिए डिस्कशन अगर बात करें इसके अध्यक्ष के बारे में तो देखिए सर जॉन साइमन जो थे वो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन के नाम को कहा जाता है, देखिए इन्हीं के नाम पर रखा भी गया था। नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी। अगस्त 1928 को जारी यह रिपोर्ट अंग्रेजी सरकार के भारतीयों के एक संविधान बनाने के अयोग्य बताने की चुनौती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया सशक्त प्रत्युत्तर था। तो एक तरीके से रिपोर्ट जो तैयार किया गया था, ये बातें वही थी कि नहीं ठीक है हम लोग अपने तरीके से अपनी कामें कर रहे हैं, तो हमको भारत ये ब्रिटिश सरकार जो करने क्यों नहीं दे रही है। तो अगस्त 1928 में जारी यह रिपोर्ट जो थी अंग्रेजी सरकार के भारतीयों के एक संविधान बनाने के अयोग्य बताने की चुनौती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया एक बहुत ही सशक्त प्रत्युत्तर था, ठीक है, जो कि साइमन कमीशन का खड़ा जवाब था उसके लिए, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण लोग थे उन लोगों ने मिलकर इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका दिया हुआ था। क्वेश्चन ये रहे सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रश्न। 5वां प्रश्न आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर मिलेगा, उस नंबर से ज्वाइन होइए और फ्री में आप लोग को PDF लेक्चर जो मार्गदर्शन होगा, सभी चीज़ें आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन तक, मॉडल एग्जामिनेशन के बाद कम्पिटिटिव एग्जामों का तो नियमित रूप से मिलता रहेगा। सब मिला जुला कर यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपका प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं है। और यदि दूर दराज तक भेजते हैं तो और भी गरीब जो असहाय बच्चे होंगे वो भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो वीडियो से इतना काम जरूर करें। और जितने भी मैं प्रश्नों का सिलेक्शन करता हूँ आप लोगों के लिए एकदम A ग्रेड के प्रश्न होते हैं और ये कहीं ना कहीं आप लोग को नियमित तौर पर देखने को मिलेंगे। और तब आप लोग को यकीन हुआ कि हाँ वास्तव में एक चैनल था जिसने यूपी बोर्ड की भी पूंगी बजा दी, या यूपी बोर्ड के साथ साथ जो अदर स्टेट के बोर्ड थे उनकी भी पूंगी बजा दी, जिसका नाम था DJ सर। तो लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला यूट्यूब चैनल DJ सर। तो वीडियो सेंस इसे ज़्यादा शेयर करें ताकि यूट्यूब चैनल जो है हम लोग का DJ सर वो एक ब्रॉड फैमिली बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।